नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चेंज मेकर एकेडमी पर। आज अपन लेके आए हैं अंक गणित का एक टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है कि आपने देखा होगा कि जब कोई बिल्डिंग मकान वगैरह बनता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी नींव मजबूत की जाती है। नींव क्यों मजबूत की जाती है? क्योंकि अपन उस पर जो मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो काफी मजबूत हो और काफी बड़ी बना सके। उसी प्रकार अगर अपने को मैथ पढ़ रहे हैं, अपन उसको समझना है, आगे और बढ़ना है, तो उसके लिए हमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो संख्या पद्धति में क्या होता है कि जो नंबर होते हैं उनको लिखने दर्शाने के लिए एक व्यवस्थित विधि होती है, एक पद्धति है जिसे अपन संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति में कौन कौन से नंबर क्या कुछ है वो आपको मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो आपके टीचर आपको गिनती लिखने को कहते थे। तो आप गिनती कहाँ से लिखते थे? गिनती आप लिखते थे एक से। तो यानी कि आप एक से गिनती क्यों लिखते थे? क्योंकि आपको पहले से वही पढ़ाया गया है, लिखा गया है, यानी कि वो हमारे नेचर में ही है कि भाई गिनती कहाँ से शुरू होगी? एक से शुरू होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो गिनती या फिर जो नंबर एक से स्टार्ट होकर जितने तक अपने को टीचर कहते थे अपन वहां तक लिखते थे, यानी कि अनंत तक लिखते थे। ये अपने नेचर में था कि भाई सर ने बोला है गिनती लिखनी है तो अपन एक से स्टार्ट करेंगे। तो नेचर अपने नेचर में ही है कि भाई गिनती एक से स्टार्ट करके अपन लिखते थे। तो इससे एक नाम दिया गया नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसको नाम क्या दिया गया? प्राकृतिक संख्या, या फिर अपन कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। दोनों ही सही है, इसको कैपिटल एन से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब तो ये बात हो गई प्राकृतिक संख्या की। आपने ये एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चल रही है, लेकिन बेचारा जीरो भी साइड में बैठा है। अब जीरो कह रहा है कि भाई मेरे को अकेला मत छोड़ो, मेरे को भी साथ में लेके चलो। तो वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, कहाँ तक? अनंत तक चलती है, तो उसको संख्याओं को क्या नाम दे दिया गया? पूर्ण संख्या। क्या नाम दे दिया गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नहीं, ऑल नंबर। यानी कि जीरो बेचारा अकेला बैठा था, उसने कहा भाई मेरे को भी कहीं बिठाओ करो, मेरा भी नंबर लगाओ। तो उन्होंने कहा भाई तू इसमें आ जा, तू इसमें आ जाएगा तो अपन सारे नंबर हो जाएंगे पूरे। तो नाम दे दिया पूर्ण संख्या। ये याद करने के ट्रिक आप मान सकते हो, इससे आपको याद इजी वे में हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? तीसरे नंबर पर आएगा, आपने कभी कभी सुना होगा कि सर्दियों में क्या वहां का तापमान -3 डिग्री हो गया, -5 डिग्री हो गया, -10 डिग्री हो गया। और इसी प्रकार आपने आपने गर्मियों में भी सुना होगा कि वहाँ का तापमान 48 डिग्री हो गया, 49 डिग्री हो गया। यानी कि यहाँ पर जो नंबर है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में चल रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों संख्याओं में नंबर चल रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जो प्लस में भी चले और माइनस में भी चले, तो उन्हें अपन कहते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी कहती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीग्रेटेड नंबर। ये क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, और ये कहां तक चलती है? प्लस अनंत तक। यानी कि जो संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है वो संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आती है, आपने सुना होगा सम और विषम। ये तो आपको पता ही होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सम संख्याएं वे होती है जिसमें कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर उसका इकाई का अंक, कौन सा इकाई का अंक, या तो 0 हो, या 2, 4, 6, 8 हो ना, तो वो सम संख्या कहलाती है। और इसको अगर अपन परिभाषा के रूप में बोले तो सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से क्या हो? पूर्ण विभाज्य हो। तो अपन लिखते हैं सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या वे, अगर परिभाषा के रूप में लिखे तो वो ये लिख सकते कि वे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हो। क्या हो? 2 से विभाज्य हो, वो क्या कहलाते हैं? सम संख्या। और विषम संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या। और विषम संख्या क्या हो जाएगा? देखो, विषम संख्या कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसका इकाई का अंक या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वो कहलाती है विषम संख्या। ये सीधा अपन देकर पता लगा सकते हैं। और अगर इसको अपने परिभाषा रूप में बोलना हो तो अपन बोलेंगे वे पूर्णांक। क्या? वे
पूर्णांक जो 2 से विभाज्य होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, ध्यान रखना, 2 से विभाज्य नहीं हो, विभाज्य नहीं हो। समझ में आ गया? फिर आगे आता है, आपने नाम सुना होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या भला होती है, तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, आप हमेशा याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अपन कोई भी 2 नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 5, ठीक है, और एक मैं संख्या लेता हूँ 10। अब 5 में देखो किस किस संख्या का भाग जाता है? 5 में एक तो 1 का जाता है भाग, कितनी बार जाता है? 5 बार, ठीक है। और एक 5 में किसका भाग जाता है? 5 का खुद का भाग जाता है, कितनी बार? 1 बार, ठीक है। और एक संख्या है 10। अब देखो 10 में किस किस का भाग जाता है? 10 में एक तो 1 का भाग जाता है, कितनी बार? 10 बार। एक 10 में किसका भाग जाता है? 2 का, कितनी बार? 5 बार। एक 10 का किसमें? एक 10 में किसका भाग जाता है? 5 का भी जाता है, कितनी बार? 2 बार। और एक 10 में 10 का खुद का भाग जाता है, कितनी बार? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो आप यहाँ 2 चीजें समझ सकते हो कि भाई भाज्य और अभाज्य संख्या यहीं से स्पष्ट हो जाती है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और अगर अपन बात करें अभाज्य संख्या की, ये क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा या फिर स्वयं का भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो उसे अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन इसको एक परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? कि वे संख्याएं या यह वे संख्या जिसमें, वे संख्या जिसमें एक तो 1 का भाग जाएगा, एक स्वयं का भाग, और इसके स्वयं के अतिरिक्त एक व स्वयं के अतिरिक्त एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भी भाग जाए, किसी और संख्या का भाग जाए तो अपन उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, आप बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब सर ये 4 कैसे होगा? देखो 4 में एक तो 1 का भाग जा रहा है, ठीक है सर। 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार? 2 बार, ठीक है। और 4 में 4 का खुद का भी भाग जा रहा है, तो कितनी बार? वो 4 का भाग क्या है? 4 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार। तो यानी कि 4 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का खुद का जा रहा है, यानी कि एक तो 1 और स्वयं 4 के अलावा किसका और भाग जा रहा है? 2 का। तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। फिर 6 में एक तो 1 का जाएगा, एक 3 का जाएगा और एक 6 का खुद का जाएगा, तो ये आगे आगे चलती रहती है। ठीक है, ये हो गया इसके उदाहरण। फिर बात आती है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अब ये अभाज्य संख्या की परिभाषा अपन ने समझा दी आपको मैंने। इसमें क्या लिखेंगे कि वे संख्या जिसमें 1 का और क्या ऐसे लिखते थे? वे संख्या जिसमें सिर्फ 1 का और स्वयं का ही भाग जाए, 1 का और स्वयं का ही भाग जाए, तो अपन उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखो पहले आता है 2 कैसे? 2 में या तो 1 का भाग जाता है या फिर 2 का खुद का ही जाता है, इसके अतिरिक्त किसी और का नहीं जाता है। फिर आता है 3 में भी देखो 1 का भाग जाएगा और 3 का खुद का जाएगा।
4 है नहीं, 5, 5 में 5 का भाग जाएगा और एक का जाएगा, फिर 6 है नहीं, 7, 9, 11, 13, ऐसे नहीं चलते रहते। तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। एक मैं आपको एक यहाँ पर चीज बताता हूँ कि आपने यहाँ पे लिखा है सम संख्या और विषम संख्या, आपने यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिखा है कि वे पूर्णांक जो, हमने यहाँ पर प्राकृत संख्या क्यों नहीं लिखा? हमने यहाँ पर पूर्णांक ही क्यों लिखा है, प्राकृत संख्या क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ से एक बात ये स्पष्ट होती है कि जो सम और विषम संख्या होती है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव में भी होती है। तो अपन कह सकते हैं जो सम संख्या वो नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है, यानी कि -4 है ना, वो सम संख्या है और -7 विषम संख्या है और +4 सम संख्या, 7 विषम संख्या है। ठीक है, एक बात अब कुछ एक दो फैक्ट बता देता हूं आपको। देखो, एक है ना, एक क्या है? आप मुझे बताओ, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? आप मुझे बताओ कि एक भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रख लेना, पूछते भी एग्जाम में, एक है ना, न भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। एक प्राकृत संख्या क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं भाज्य भी नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, एक दो फैक्ट यहां से भी देख लो। ये जो 2 है ना, एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी है? 2। एकमात्र, या मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकता हूं कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि ये 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या है और 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या कितनी है? 15। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। कितनी? 25। ये याद रख लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से 25 तक मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। एक बार गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 संख्या है। तो 1 से 25 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 9। ये अभाज्य संख्या है टोटल कुल। ठीक है, अब इसके आगे आता है एक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या वे 2 प्राकृत संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1। अब ये HCF और LCM में अंतर देख लो क्या होता है। HCF और LCM। HCF है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या होती है? वे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, इसमें क्या होता है? जिसका कोई भी संख्या दे रखी होगी ना 2, जिसका, वह HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाता हो, पूरा भाग जाता हो। और LCM क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। जो ये छोटी से छोटी संख्या में, इधर क्या आता है? में। LCM क्या होता है कि जो छोटी से छोटी वो संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। माना एक 10 लेता हूं और एक 12 लेता हूं। अगर अपने को कहे कि भाई इसका HCF ज्ञात करो, क्या करो? HCF। अब HCF में मैं वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढूंगा जिसका इन दोनों में पूरा भाग जाए। मेरे को इसके अपन गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसके क्या गुणनखंड होंगे? 2 गुणा 5 और इसके क्या गुणनखंड होंगे? 2 गुणा 3।
अब देखो जो कॉमन संख्या होगी ना वही इनका क्या होगा, HCF होगा। कॉमन क्या है, सिर्फ दो ही है, इसमें दो है वापस दो नहीं है, तीन है इसमें तीन नहीं है, इसमें पांच है इसमें पांच नहीं है, तो HCF अपना क्या हो जाएगा, दो। यानी कि दो एक बड़ी से बड़ी वो संख्या है जिसका 10 में भी भाग जा रहा है और 12 में भी भाग जा रहा है। और अगर अपने को कहे कि इन दोनों का LCM ज्ञात करो, क्या करो, LCM। अब LCM क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें अपने को बड़ी से बड़ी वो संख्या, छोटी से छोटी वो संख्या लेनी है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। अब इसका ये गुणनखंड से ही करेंगे। एक तो देखो दो कॉमन फैक्टर हो गया, ये तो मैं दो ले लेता हूँ LCM में, दो गुणा पांच नहीं है, पांच रहना अपने को फिर भी, गुणा दो, दो नहीं है, एक बार लिखा हुआ है तो एक बार लिखेंगे, और तीन, इसमें तीन नहीं है इसमें तीन है तो ये तीन लिखेंगे। ये वाला दो अपने एक बार लिख लिया क्योंकि ये कॉमन फैक्टर हो गया है ना। तो अब इन सारों को गुणा करते हैं, दो दूनी 10 गुणा दो तिया 6 बराबर 60। अब 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है। अगर आप 60 में 10 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 60 में अगर आप 12 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। समझ में आ गया LCM और HCF में अंतर? ठीक है सर। अपन अभी लिख रहे थे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वे प्राकृत संख्याएं या जब दो प्राकृत संख्याओं का HCF क्या हो, एक हो, क्या हो, HCF एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये लिख देना। अब जैसे देखो मैं लिखता हूँ 3 5, 3 का भी HCF क्या है, एक है, और इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, एक है। मैं लिखता हूँ 5 और 12, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, एक है। मैं लिखता हूँ 17 और 21, इन दोनों संख्याओं का क्या है, HCF एक है। HCF जो सहअभाज्य संख्या होते हैं ना, ये इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो, इसमें सम संख्या भी हो सकती है, भाज्य संख्या भी हो सकती है। ठीक है, इसमें एक और आता है सापेक्षिक अभाज्य। सापेक्ष अभाज्य क्या होता है, देखिए जब दोनों संख्याएं जो दे रखी है ना उनका LCS तो एक होना ही होना चाहिए, लेकिन जो दे रखी संख्या है वो दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो। यानी कि दोनों अभाज्य संख्या होगा, दोनों सहअभाज्य संख्या होगा, यानी दो अभाज्य संख्या होगा जो जोड़ा होगा, HCF तो एक होगा ही होगा, उनका जोड़ा ही क्या है, सापेक्ष अभाज्य संख्या। ये और ये सापेक्ष अभाज्य संख्या का उदाहरण है। जैसे 3 और 5 हो गया, 7 और 11 हो गया। ठीक है, इसमें एक और आता है ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जब जो अपने को सहअभाज्य संख्या दे रखी है उनका अंतर क्या हो, दो। अभाज्य संख्या का अंतर क्या हो, अंतर दो हो। जैसे 5 7 हो गया, 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया। ठीक है, तो आज की आप क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।